दोस्तों, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो डाला था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप और भी वीडियोस बनाओ, हमें और भी कंटेंट चाहिए आपसे, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चाहिए। तो उन्हीं कमेंट्स को मैंने कंसिडर करते हुए आपके लिए फिर से हम उस सीरीज़ को चालू करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, और आपको अभी कंटिन्यूली वीडियोज़ इस चैनल पे मिलने वाली है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और आज की इस वीडियो को हम चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब व्यवसायिक वातावरण के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के घटक कौन से हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, मतलब आंतरिक वातावरण क्या है, बाहरी वातावरण क्या है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, और इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए हैं आपके पास, तो आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वहां पे क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बता चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जो व्यवसाय के आसपास होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं, उन जो फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इनका क्या होता है, तो इनका इफेक्ट बिजनेस के फंक्शनिंग पे होता है, मतलब व्यवसाय के काम काज पर इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो मतलब बिजनेस के आसपास का इन्वायरमेंट, बिजनेस के आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इस बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरीके का इन्वायरमेंट होता है। कौन से होते हैं दो तरीके, तो एक होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की, मतलब आंतरिक वातावरण की। तो क्या होता है इंटरनल, विच मीन्स प्रेजेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो व्यवसायिक संगठन के अंदर का वातावरण हो, जो व्यवसायिक संगठन के क्या है अंदर का वातावरण है, वो क्या होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। और दूसरी चीज इसमें जो हमें याद रखनी है वो कंट्रोलेबल फैक्टर, मतलब जो बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं उन सभी कारकों के ऊपर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब हमारे पास कितना पैसा है, साधन कितने हैं, पैसे से रिलेटेड वो वित्तीय साधन यहाँ आते हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन की नीतियाँ क्या है, पॉलिसीज क्या है, मानव संसाधन कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, लेबर का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, उसकी रिलेशनशिप कैसी है, मतलब जो श्रम प्रबंध होता है उसका संबंध कैसे है, ये सब चीज़ें कहाँ आते हैं, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स है जो हमने यहाँ पे बात किए, ये सब कंट्रोलेबल है, मतलब व्यवसाय का मालिक, मतलब उस ऑनर इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमने बोले कि इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब क्या, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है वो होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, और इसे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आई थिंक आपको बात समझ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ। एक है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सर इंटरनल का मतलब अंदर होता है, तो क्या एक्सटर्नल का मतलब बाहर होगा, जी हाँ बिल्कुल समझ रहे हो सही। तो ये होता है प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन के बाहर। सर आपने बोले थे इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल है, तो क्या एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल होगा, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जाता होगा। जी हाँ सही सोचिए आपने कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फैक्टर्स दूसरे होते हैं। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब मैं खुद में चेंजेस ला सकता हूँ, मुझे लोगों में चेंजेस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, या फिर मैं मान के चलता हूँ कि वो ला ही नहीं सकता मैं। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसे चेंज करना कंट्रोलेबल नहीं होता, अपने हाथों में नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन खुद को बदलना अपने हाथों में होता है, तो ये कंट्रोलेबल होता है। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल नहीं होता। सर यहाँ पे और भी बातें लिखी है, जी हाँ लिखी है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो सर इसे पहले समझाने से पहले आपने एक एग्जांपल दिए थे, उससे समझा दीजिए थोड़ा सा। मैंने बोला कि मैं खुद को बदल सकता हूं, मतलब मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन अगर मैं समाज की बात करूं तो मैं समाज को पूरा नहीं बदल सकता, लेकिन मैं समाज को थोड़ा बहुत बदल सकता हूं। जी हाँ मैं थोड़ा बहुत बदल सकता हूं, और कुछ समाज को मैं बदल ही नहीं सकता। तो सेम जिस पार्ट को मैं थोड़ा बहुत बदल सकूं, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो,
थोड़ा बहुत कंट्रोल है मतलब माइक्रो है, और जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है वो हमारा क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट है। ऐसे फैक्टर है। तो देखिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास है मैक्रो या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो देखिए ये ऐसी चीज़ें होती है, इसमें क्या होती है, यह कंपनी से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, कंपनी के बहुत ज़्यादा पास होती है, और इनका इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये कंपनी के पास में होती है, क्लोज मतलब करीब, मतलब कंपनी के लगभग थोड़ा पास, अंदर ही मान के चलो, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट में अंदर होती है सब चीज़ें, तो ये कंपनी के थोड़े पास में होती है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले हमारे सप्लायर। तो सप्लायर का मतलब क्या, जो हमें सामान देते हैं, तो कैसे होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। उसके बाद मोर देन वन सप्लायर क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर एक से ज़्यादा, बेटा अगर हम किसी से सामान खरीदते हैं और मान के चलो उसने हमें सामान बेचने से इनकार कर दिया, तो हमारा प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, हम तो उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सप्लायर जो होने चाहिए वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या आते हैं, हमारे कस्टमर्स आते हैं। तो कस्टमर मतलब कौन, ग्राहक, जो हमारा क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो हमें जब भी हम कस्टमर को देख के हमने क्या करना चाहिए, अपना उत्पाद बनाना चाहिए, मतलब जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, जो उनको चाहिए होता है, उनके अकॉर्डिंगली उत्पादन करना चाहिए। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि मार्केट का जो किंग होता है वो होता है कस्टमर। अगर कस्टमर खुश तो हम खुश, जैसे कि अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सीख जाओ, और आप सीख गए तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मतलब मेरी खुशी किससे है, आपसे है। तो वैसे ही बिजनेस में कि जो खुशी होती है वो कस्टमर से होती है, अगर कस्टमर खुश तो बिजनेस खुश। उसके बाद है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या, विभाजन। कस्टमर को बांट दो, जैसे कि एज ग्रुप के हिसाब से बांट देते हैं। सेगमेंटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है, विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। तो अगर मैं एज के हिसाब से करूं तो एज के हिसाब से कर देना चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 10 साल के बच्चों के लिए अलग, 10 से 20 साल के लिए अलग, 20 से 30 के लिए अलग। ये सेगमेंटेशन मतलब बांट दिया। या फिर और हम अगर सेगमेंटेशन करते हैं तो मान के लिए बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए अलग, और जिनकी शादी होने वाली उनके लिए अलग, जो कुंवारे हैं उनके लिए अलग। मतलब सेगमेंटेशन हम मार्केट को बांट सकते हैं। जैसे कि आपने सिटीज़ में भी देखे होंगे कि बच्चों का सामान अलग मिलता है, बड़ों का सामान अलग, लेडीज़ का अलग, मेंस का अलग। तो ये सब चीज़ें होती है, इसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद है इसमें क्या आते हैं, तो इसके एलिमेंट है माइक्रो इन्वायरमेंट के, मार्केट मिडरेटरीज, मतलब जो मध्यस्थ लोग होते हैं, बाजार के मध्यस्थ कौन कौन होता है, मिडलमैन, बीच वाला, और मार्केटिंग एजेंसीज। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करती है। देखिए मेरा मिडरेटर अगर अच्छा है ना तो मुझे इसका फ़ायदा होगा। अगर मेरा मिडरेटर अगर मुझे सही समय पे सही चीज़ें ला के दे तो मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। तो मतलब ये भी फैक्टर है जो मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है और जो मेरे बिजनेस को थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है हमारे कॉम्पिटिटर्स। बोलते हैं कि अगर खुद में, एक कहावत भी है, आपने सुने होंगे कि अपने दुश्मन को अपने पास रखो। दुश्मन को पास रखने से क्या होगा, तो आपकी जो भी कमियां है वो बताते जाएगा और वो तो आपके लिए काम करेगा और अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। तो सेम आप अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन दो। तो लिखा ही है रिएक्शन ऑन कॉम्पिटिटर्स एक्शन, मतलब कॉम्पिटिटर जो कर रहा है उसके हिसाब से आप अपनी प्रतिक्रिया दो। मतलब अगर मेरी कॉम्पिटिटर मान के चलो नई मशीन लाया तो हो सकता है मुझे भी जरूरत पड़े, तो मतलब उसके किए गए एक्शन के ऊपर अगर आप भी क्या दो, रिएक्शन दो। मतलब हो सकता है कि अगला वाला जो हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। मान के चलिए कि मेरा एक दुकान है और किसी एक दूसरे का दुकान है, अगर उसका दुकान बंद हो गया तो पूरे कस्टमर मेरे पास आएंगे। तो मतलब कॉम्पिटिटर का इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होता है। और एक होती है हमारी पब्लिक, जिसे हम बोलते हैं मीडिया पब्लिक या लोकल पब्लिक। तो ये सार्वजनिक जनता जो बोलते हैं हम, या फिर मीडिया हाउस ले लो, इन सब चीज़ों का क्या पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे याद रखने वाली बात है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, मार्केट मिडरेटरीज आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं और पब्लिक आती है। ये 5 चीज़ आप क्या रखना, याद रख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैक्रो या जनरल इन्वायरमेंट की तरफ। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैक्रो फोर्सेस। जैसे मैंने बोला कि मैक्रो के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बोला ना, लोगों को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बदल ही नहीं सकती, जो अपने हाथों में ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उनको, वो होती है हमारी मैक्रो।
तो मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिसीज़ क्या है, सिस्टम क्या है। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो हम बदल नहीं सकते, सरकार की नीतियों में आप फेरबदल नहीं कर सकते, मेरा बिजनेस है तो। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, ये सब मेरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन इन्हें मैं बदल सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन, मेरा पॉलिटिशियन से क्या लेना देना, लेकिन इनका प्रभाव हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे है हमारा फायदा है। उसके साथ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बिजनेस को फायदा होता है, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो बिजनेस का लॉस होता है। अगर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो बिजनेस के लिए अच्छी बनाई गई है तो बिजनेस को फायदा होगा, और पॉलिसीज़ अच्छी ना होने पर बिजनेस को घाटा होगा। वैसे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जैसे हमारी रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, फैमिली सिस्टम हो गया, ये सब भी मैटर करता है। मतलब आपकी सोसाइटी में, मतलब आपकी सामाजिक संस्कृति का वातावरण कैसा है, धर्म कैसे हो रहा है, शिक्षा वगैरह कैसी है, जैसे ग्रुप वगैरह बना भी ले जाते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन के समय में ये काम आता है। मतलब जब हम बाजार से बात हैं तो शिक्षित वर्गों के लिए अलग होता है, अशिक्षित लोगों के लिए सेगमेंटेशन बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ आती है, इनका भी हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। वैसे होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब मैं नई टेक्नोलॉजी बना तो नहीं सकता, लेकिन मुझे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, नवाचार के लिए अनुकूलन, मतलब कि अडॉप्शन ऑफ द इन्वेंशंस, जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद कि जो हमारा वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कैसे है, तो जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल मतलब वातावरण, बाहर का वातावरण, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम अच्छा हुआ तो शायद मेरी, जैसे अगर मैं जिस बिजनेस में हूँ उसके हिसाब से काम कर सकते हैं हम, तो मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर वेदर का, क्लाइमेट का और समुद्र का, इन सब का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र, यहाँ जैसे लिखा है, देखिए अगर बारिश ज़्यादा हुई, अगर मान के चले बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो समुद्र किनारे रहने वाले लोग समुद्र में नहीं जा पाएंगे और मछली को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पर समुद्र में जाना मनाही होती है। मतलब उनके बिजनेस था मछली पकड़ना, तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट हुआ ना उनके ऊपर। तो यही चीज़ होती है कि बिजनेस के ऊपर ये भी चीज़ें हमारे इफेक्ट डालती है। लीगल इन्वायरमेंट, लॉ ऑफ कंट्री, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर गवर्नमेंट, मान के चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक को बंद ही कर दिया, तो अब मुझे अपना बिजनेस तो बंद ही करना पड़ेगा ना। तो मतलब ये जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। और दूसरी चीज़, इन्हें मैं बदल नहीं सकता, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है और लीगल इन्वायरमेंट आता है। तो मैंने आपको इस सिंगल वीडियो में बहुत ज़्यादा फास्टली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि पूरा का पूरा एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पर्सनली और वैलिड क्वेश्चन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बिकॉज मेरा एम ही है इस चैनल को क्रिएट करने का कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, कुछ जो चीज़ें मेरे पास है वो चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।